Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों कुछ नए एमसीक्यूज लेके आए हूँ इस सेशन में। आई होप आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए देखते हैं कितनी प्रिपरेशन है आपकी। आज के एमसीक्यूज में जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का क्या मतलब है दोस्तों? बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करना। बिजनेस में जो हम बिजनेस करते हैं उसमें जो हम अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। सो बुक कीपिंग मीन्स ऑप्शंस आर टू कीप द बुक्स को बनाना, टू कीप द बुक्स इन ऑफिस में बुक्स को बनाना, टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स। आई होप ये आपको पहले से पता होगा इसका आंसर। टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स की बुक्स, जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं उनकी बुक्स बनाना, उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें से कौन सी जो इंफॉर्मेशन है उसका जो कैरेक्टर है फाइनेंशियल है। मतलब फाइनेंशियल वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस की एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस लाए, या तो इनको डिक्रीज करे या इंक्रीज। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मेक प्रॉमिस टू सेंड द गुड्स, किसी को प्रॉमिस करना। तो मैंने पहले भी शायद एक लेक्चर में बोला था कि बिजनेस में हम प्रॉमिस, हम फेथ, ट्रस्ट, इन चीज़ों का बिजनेस में कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। बी रिसीविंग एन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स, एक ऑर्डर मिलना गुड्स की सप्लाई के लिए, ये भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कुछ एडवांस, कुछ पैसा ना मिले। सिर्फ एक ऑर्डर मिलना, ये भी हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, हमारी गुड्स लॉस हुई बिकॉज ऑफ फायर, आग लगने से, तो ये हमारी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एसेट्स को डिक्रीज कर रही है। तो ऐसी एक ट्रांजैक्शन जो हमारे एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज को डिक्रीज करे, उसी को बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है और उसी को रिकॉर्ड भी किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। डी पार्ट था इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, किसी का इंटरव्यू ले लेना एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, हाँ उसको एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, उसको हम एज एन एम्प्लॉय ले लेते हैं, सैलरी देते हैं, देन इट विल बिकम ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिर्फ इंटरव्यू लेना बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाता। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इज हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये तो आपको याद ही रखना है, किसने डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग है वो इंट्रोड्यूस किया, वो कंसेप्ट लाया, उसका नाम है लुकास पिकोली। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पेमेंट। दोस्तों हम कोई भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो सैलरी है, जितनी भी पेमेंट करें या ये रिसीव करें, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो अगर हमने कोई इंश्योरेंस दी तो वो किस में आएगी? इसे कौन सा अकाउंट है? ए नॉमिनल अकाउंट, बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट और डी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दोस्तों कोई भी पेमेंट हम करें या कोई भी रिसिप्ट, कोई पैसा रिसीव करें, कोई इनकम हो या कोई एक्सपेंस हो, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिसमें हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट जिसमें हम एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो किसी के बिजनेस की, किसी बिजनेस के नाम की, फॉर एग्जाम्पल बैंक, स्कूल, कॉलेजेस, रिलायंस इंडस्ट्री, ओएनजीसी, तो किसी के बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करे वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट के अंडर ही आता है। चलिए नेक्स्ट इज द बिजनेस और इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। जो बिजनेस या इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ए सोल प्रोप्राइटर। मतलब वो कंसेप्ट है क्या? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो किसके लिए एप्लीकेबल है? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म के लिए, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि जो बिजनेस है वो अलग है और जो ओनर है अलग है। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही रिकॉर्ड करनी, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट इज द पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर ऑफ ए कंपनी विल नॉट अपीयर ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट। ओनर के पर्सनल एसेट्स कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं आते, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो ये कहता है कि बिजनेस एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसकी कोई मनी वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। इसका मतलब कि ओनर के पर्सनल जो एसेट्स हैं, हम बिजनेस की जो बैलेंस शीट है जिसमें हम बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं, उसमें ओनर के पर्सनल एसेट्स नहीं दिखा सकते। और ये किस कंसेप्ट ने कहा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने। चलिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग, ओनली प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है। बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ रिकॉर्डिंग करना। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज समराइजिंग इन्वॉल्व। आपको पता था कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर मेजरिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन होती है, देन समराइजिंग होती है। और समराइजिंग में क्या क्या आता है? समराइजिंग में 3 चीजें आती हैं। क्या बनाते हैं समराइजिंग में? समरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद समराइजिंग के अंदर ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और देन बैलेंस शीट, मतलब जो कंपनी का इनकम कच्चा चिट्ठा है वो सारा इसी में डाल दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। सो ऑल ऑफ दिस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और क्या कहते हैं ये भी आप साथ साथ बता दूं, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। और तीनों का कंबाइन नेम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। हमें अगर कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट मिलना मतलब ही हमारी इनकम है, किसी ने हमें डिस्काउंट दिया, यानी हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, वो हमें हमसे कुछ कम पैसा ले रहा है बिकॉज हम टाइम के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी को उस समय जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ए, कैश डिस्काउंट इज क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश डिस्काउंट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि डिस्काउंट हमारे इनकम है और इनकम के रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बी था कैश डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द इनवाइस प्राइस, की जो कैश डिस्काउंट है हम इसको अपने इनवाइस प्राइस से रिड्यूस कर लेते हैं, गलत है। वो ट्रेड डिस्काउंट को रिड्यूस किया जाता है। सो ये आंसर गलत है। नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक तो आ ही चुका है, और एनी ऑफ ए एंड बी ये गलत है क्योंकि बी इसका आंसर नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑन इंट्रास्टेट दैट इज विद इन द स्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब विद इन द स्टेट। ऑन इंट्रास्टेट दैट इज विद इन द स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज लिवाइड। अगर हम विद इन द स्टेट गुड्स खरीदेंगे तो इसमें से कौन सी जीएसटी है जो इस पे लगाई जाती है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जो इंट्रास्टेट यानी विद इन द स्टेट अगर हम कोई परचेज करते हैं उसमें जो टैक्स लगता है दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी जो है ये इंटरस्टेट पे लगता है, यानी जब स्टेट के बाहर आप परचेज करोगे तब उस केस में सिर्फ आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी इंटरस्टेट यानी विद इन द स्टेट अगर हम कोई परचेज करें उसके लिए जो हम टैक्स पे करते हैं दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एक कंपाउंड जनरल एंट्री, एक जो कंपाउंड जनरल एंट्री है, ऑप्शंस आर हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, डज नॉट रिक्वायर नरेशन, ऑल ऑफ दिस। एक कंपाउंड जनरल एंट्री हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। एक जो कंपाउंड जनरल एंट्री है, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, तो कंपाउंड जनरल एंट्री कौन सी हुई? जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो। जैसे कोई एंट्री हम बनाते हैं कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू राम, तो आपने देखा इसमें 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और 1 क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसी कोई एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो उसको कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। तो कहता है हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, इसका डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। दिस इज द राइट आंसर। जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट पेज तक जाए। डज नॉट रिक्वायर नरेशन, हर जनरेंटी के लिए हमें नरेशन चाहिए होती है कि जो आपने जनरेंटी बनाई उसको नरेट कर देना कि इसमें आपने किया क्या है। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, इनमें से किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन डिटरमिनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस की नेट इनकम निकालने के लिए ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू, यानी जो खर्चा जिस पीरियड में आया उसी पीरियड की इनकम में से निकाला जाएगा। ये हमें किस कंसेप्ट ने बोला?
मैचिंग कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमें कहता है कि जिस साल की इनकम है, जिस साल की आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको एक्सपेंसेस भी उसी साल के ही रिकॉर्ड करने हैं। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी चीज की जो मनी वैल्यू अगर हुआ है तो उसको रिकॉर्ड किया जाए। कॉस्ट कंसेप्ट ने तो ये कहा था कि जो कॉस्ट हमने किसी एसेट को अक्वायर करने में दी, जो पैसा हमने खर्च किया, उसी के आगे इसकी फर्दर अकाउंटिंग करनी है उस एसेट की। और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट तो कहता है कि एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सो मैचिंग कंसेप्ट ने कहा कि जिस साल की इनकम आपने उसी साल के एक्सपेंस के साथ उसको मैच करके अपना नेट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। कि स्टॉक को हम किस वैल्यू पे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू किस पे लेते हैं, वो किस कंसेप्ट ने बोला। कंसिस्टेंसी ने तो ये कहा कि जो मेथड आप एक बार अडॉप्ट कर लेते हो अकाउंटिंग के लिए, आपको साल दर साल उसी मेथड पे रहना है, आपको बीच में उसको चेंज नहीं करना। ये कंसिस्टेंसी ने बोला था। कंजर्वेटिज्म में बोला कि एक्सपेक्टेड गेन्स को आपने कंसीडर नहीं करना, आपने एक्सपेक्टेड लॉसेस कंसीडर कर लेने हैं। और इसी कंसेप्ट के ऊपर उसने कहा था कि स्टॉक को किस प्राइस पे आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस, किस प्राइस पे रखना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दोनों में से विच एवर इज लेस, जो उसमें से छोटा होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, मैचिंग की हम बात कर चुके हैं। रिलेशन कंसेप्ट तो ये कहता है कि जिस समय आप अपनी गुड्स की डिलीवरी दे देते हो, जब आप पोजेशन गुड्स को किसी दूसरे को दे देते हो, उसी समय आप अपनी उस इनकम को रिकॉर्ड कर लो। वो हमें रिलेशन कंसेप्ट ने सिखाया। चलिए, ए बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर हमें किसी साल कोई हमारा डूबा हुआ पैसा, जिसको कहते हैं बैड डेट्स, रिकवर हो गया, तो किस तरह की इनकम है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले बैड डेट्स रिकवर हो रही है, इट मीन्स कि एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं, ये तो हो गई इनकम कि रिकवर हो रहे हैं, वापस हमें पैसा मिल गया, डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। तो सबसे पहले तो एक एक्सपेंडिचर है ही नहीं। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट। बिजनेस में बैड डेट्स होना, पैसा डूब जाना एक रूटीन फीचर है। हम कई बार बिजनेस में उधार देते हैं, पैसा डूब जाता है, रूटीन फीचर होता रहता है। तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, और अगर ये रिकवर हो गया तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो रेवेन्यू इनकम बन जाएगा। सो इट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट, डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए सेकंड हैंड कार इज परचेज फॉर ₹10,000। हमने एक सेकंड हैंड कार कितने में खरीदी? 10,000 में। आगे कहता है द अमाउंट ऑफ ₹1,000 इज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। इसकी रिपेयर पे हमने 1,000 रुपए का खर्चा कर दिया, 500 रुपए का खर्चा इसकी रजिस्ट्रेशन पे कर दिया, और 1,200 रुपए की डीलर को कमीशन दे दी। जरा हम इसका जोड़ कर लें तो टोटल आता है 12,700। इसने कहा द अमाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट। कार अकाउंट को किस अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे? तो मैंने आंसर बता दिया 12,700। मतलब सिंपल में, कभी कोई फिक्स एसेट खरीदो आप, उस पर उस दिन जो भी खर्चा आए, किसी तरह का भी खर्चा आए, आप उसकी कॉस्ट के साथ जोड़ दो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको अलग से डेबिट नहीं किया जाता, उस एसेट की कॉस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और एसेट को ही, उसका एसेट के नाम से ही डेबिट किया जाता है। तो टोटल जो है वो है 12,700। और बता दूं, जितना खर्चा आप किसी एसेट की खरीद पे करते हो, ये हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और ये उस एसेट की कॉस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और एसेट के नाम को डेबिट किया जाता है, ना कि वो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज गुड्स आउटवर्ड जर्नल इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न्स ऑफ गुड्स। गुड्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो सोल्ड एंड क्रेडिट इसका आंसर हो नहीं सकता। इसलिए जो गुड्स आउटवर्ड जर्नल है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स जो हमने उधार पे खरीदी, परचेज एंड क्रेडिट, ऐसी गुड्स जो हमने उधार पे खरीदी, जब हम वो गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसके लिए गुड्स आउटवर्ड जर्नल हम गुड्स आउटवर्ड जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सो परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन कैश नहीं, याद रखना, जो गुड्स क्रेडिट में खरीदी गई, जब हम उनको रिटर्न करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करेंगे गुड्स आउटवर्ड जर्नल में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ₹1200 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। इट इज, हमने कोई ऑफिस फर्नीचर खरीदा और जनरल एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया। फर्नीचर खरीदना हमारा ये फिक्स एसेट है, उस एसेट के नाम को हम डेबिट करेंगे, और अगर कैश में खरीदा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर हमने इसकी जगह, फर्नीचर की जगह जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो इसने किस जो हमारे रूल को वायलेट किया, ये किस तरह का एरर है? क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन या कंपनसेटिंग एरर। इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। जो हमारे रूल्स को वायलेट करके अगर कोई एरर किया गया, उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो डी इज द राइट आंसर।
एरर ऑफ ओमिशन मतलब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही ना करो। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है एक ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड कर देना। एक बार डेबिट में अगर मान लो आपने 500 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो एक बार आपने क्रेडिट में 500 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। कि एक एरर ने एक साइड, अगर डेबिट साइड आपकी मान लो 500 रुपया बड़ी थी, एक और एरर हमने किया और क्रेडिट साइड को 500 बड़ा कर दिया और दोनों साइड अल्टीमेटली बराबर हो गई, ऐसे एरर्स को कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिट टू। अगर हमने फर्नीचर बेचा तो हम किसको क्रेडिट करेंगे दोस्तों? जब हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो कैश में बेचा तो कैश अकाउंट को तो डेबिट कर लेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को। तो सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिट टू, किसको क्रेडिट करेंगे? सेल अकाउंट गलत है, सेल अकाउंट तब लिखते हैं जब हम गुड्स बेचें। तो राइट आंसर इज फर्नीचर अकाउंट। परचेज की तो बात ही नहीं कर रहे, हम सेल की बात कर रहे हैं। कैश अकाउंट को तो क्या किया हमने? आपके सामने ही है, कैश अकाउंट को हमने क्या किया है? डेबिट। तो क्रेडिट किसको किया? फर्नीचर अकाउंट को। सो बी इज द राइट आंसर। द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विद ए कंपनी ड्यूरिंग द करंट ईयर इज ₹12 लाख। हमने जो गुड्स अवेलेबल हैं बेचने के लिए, जो हमने गुड्स बेचनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो अवेलेबल है 12 लाख की गुड्स अवेलेबल हैं। टोटल सेल हमने की है 13 लाख की। इफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी इज 33.1/3% ऑन कॉस्ट द क्लोजिंग इन्वेंट्री ड्यूरिंग द करंट ईयर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो मार्जिन है कॉस्ट का 33% है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। दोस्तों हमारे पास सेल है कितने की? 13 लाख की। और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है आप देखोगे किस पे कहा है इसने? कॉस्ट पे निकालने के लिए। तो जब भी आपके सामने, ये आपके सामने सेल है, ये 13 लाख की जो है ये सेल है, लेकिन इसने कहा कॉस्ट पे निकालने के लिए। जब कभी ऐसा हो तो जो परसेंटेज आप ऊपर लेते हो 33.33% है, उसी को आप 100 में नीचे ऐड कर दोगे। तो अगर आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करो तो इसका मतलब हो गया 1/4। इन दोनों को डिवाइड करोगे 1/4 आएगा। इट मीन्स 3,25,000। लेट मी चेक कि ये सही है गलत। तो 3,25,000 जो है, हाँ जी ये सही है, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए अब ये प्रॉफिट आ गया, हमें कहा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। सिंपली जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप यहां पर लिखते हो ओपनिंग स्टॉक। तो खैर ओपनिंग स्टॉक में नहीं लिखेंगे, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक पर परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करके हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी है। वो है हमारे पास 12 लाख की। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था वो था 3,25,000 का, और इस तरफ से हमें सेल दे दी है, और सेल हमें दी थी 13 लाख की। ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये फिगर्स ऐसे आती हैं। अगर आप इसका टोटल करो 12 और 3 15,25,000, ये साइड आ गई 15,25,000, इसमें से माइनस करोगे 13 लाख, तो इस साइड आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा होता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो वो दिख जाएगा हमें 2,25,000 का। तो अब हम देख लेते हैं, ये 15,25,000 है, हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर 2,25,000 इसमें है या नहीं। चलिए आंसर तो आप याद रखोगे 2,25,000। अब देख लेते हैं वो आंसर हमें कहाँ मिल रहा है? सी पार्ट। तो इसका आंसर है सी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्लोज स्टॉक कितना है? 2,25,000। चलिए नेक्स्ट इज सेल्स और रेवेन्यू। ये आर नहीं है, ओ और है। सेल्स और रेवेन्यू आर 4 लाख। हमारे पास सेल्स कितने की हैं? सेल्स हैं 4 लाख की। और कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,10,000 है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000 के। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल हमारे पास है, माइनस कर लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,10,000 की। तो 4 लाख में से 3,10,000 माइनस किया तो आपका बचा 90,000। ये आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम माइनस कर दें, पूछा नहीं है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इसमें से निकाल दें, कितने के हैं? 60,000 के। अगर इसी 90,000 में से 60,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दें तो ये जो 30,000 बचेगा ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, इसको हम बोलेंगे फिर नेट प्रॉफिट। लेकिन पूछा क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आंसर इसका 90,000 है, जो कि पार्ट बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। कुछ और एमसीक्यूज इसके आगे वाले हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप प्रिपरेशन करते रहो। एमसीक्यूज आज देखो आपने कितने सही कितने गलत किए हैं, और आगे भी अपने एमसीक्यूज तैयार करते रहो। जब भी मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा आप खुद चेक करोगे, मेरे साथ चेक करके क्रॉस वेरीफाई करोगे कितने सही कितने गलत। आप उसमें देखो और कितनी प्रिपरेशन की आपको जरूरत है, उसके लिए फिर और हार्ड वर्क करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।